नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इतने ढेर सारे कंसल्टेशन मेरे पास आते हैं कि टाइम निकल जाता है, परंतु मैं सोचा कि नहीं, इस शुभ अवसर पे मैं एक अच्छा से वीडियो बनाऊंगा और पब्लिश करूंगा। तो उसी क्रम में जो आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है बेस्ट रेमेडीज फॉर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, अर्थात वो अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो रेमेडी है वह है इम्प्रूव थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को इम्प्रूव करें। एंड व्हाट इज द थर्ड हाउस? थर्ड हाउस क्या है? हॉरोस्कोप में ये जो होता है, पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा होता है। अब हम बात तो कर चुके हैं ना कि लगन लॉर्ड जो है 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, लगन लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए, जुपिटर अच्छे पोजीशन में होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। बट जो भी ये प्लेसमेंट हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होने के बावजूद भी लोगों के सामने समस्या आ रही है। मैंने रिसर्च किया कि इसमें और क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। सब कुछ ठीक है, आपके कुंडली में हॉरोस्कोप में योग भी है, पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वो जो चाहिए एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। और वह कुंडली के किस भाव से उसको हम देखें। तो बहुत रिसर्च करने के बाद समझ में आया, ठीक है। तो थर्ड हाउस को इम्प्रूव करिए। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस का क्या सिग्निफिकेंस है? हम जानते हैं कि थर्ड हाउस करेज है, पराक्रम। इसको पराक्रम भाव भी बोलते हैं। अब आपके अंदर पराक्रम है ही नहीं, एग्जाम फियर है, डरते हो, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है आप डरने लगते हो, ये भी ठीक नहीं है। थर्ड हाउस में अगर किसी कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है, और जिसका अच्छा है वो तो खैर बहुत अच्छा है। तो पराक्रम भाव को स्ट्रांग। थर्ड हाउस आपका ये सबकॉन्शियस ब्रेन है। ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन। जो भी आप सोचते हो ना, जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं घटती हैं ना, सबसे पहले सबकॉन्शियस ब्रेन तक ही घटती हैं। वो एक तरह से लैबोरेटरीज होता है आपका। भाई, हमको सपोज बिल जमा करना है, ठीक है, आई वांट टू पे माई बिल एंड आई हैव टू गो टू टेलीफोन ऑफिस। ये विचार चल रहा है ना सबकॉन्शियस लेवल पर, और फिर जाते हो आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो दरअसल वो विचार है थर्ड हाउस, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे हम इंप्रूव करें, उसको कैसे हम प्योर करें। खूब रीडिंग करो, वोरेसियस रीडर बनो, अलग अलग जॉनर की, अलग अलग शैली की बुक्स पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो। इतना ज़्यादा पढ़ो कि आप लगे कि यार आपके पास ज्ञान का भंडार है। अखबार पढ़ो, अखबार 10 रुपये की होती है लेकिन उसमें 10 करोड़ की इंफॉर्मेशन होती है। आप पॉलिटी उसमें पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो। एडिटोरियल पेज में आप देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बट पढ़ते नहीं हो। द हिंदू तो पढ़ना ही नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही नहीं है, दैनिक भास्कर पढ़ना ही नहीं है। हिंदी वाले जो है वो भी इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश की कोई भी न्यूज़पेपर अच्छे से। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, अब तो संसद टीवी हो गया। संसद टीवी देखो, उसके डिबेट्स देखो, जो भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उस पर डिबेट चल रहा है, क्या सजेशन दे सकते हो आप। दूरदर्शन देखो, दूरदर्शन के जो भी एड्स हैं वो सब देखो। दूरदर्शन में जो भी टीवी जो उसमें डिबेट आ रहे हैं, समाचार, ऑल इंडिया रेडियो के जो समाचार आते हैं वो सुनो। और यूट्यूब से सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, कोई लेक्चर देख लो, बट शॉर्ट्स वगैरह ना देखो। इंस्टाग्राम जो है ये बिल्कुल बकवास जगह है। रील्स मत देखो, क्योंकि 100 रील्स देख लोगे, एक बार शुरू करोगे तो वो माया है ना, वो 100 रील्स देखो, 100 बार तुम्हारा माइंड फ्लक्चुएट होगा।
डोपामीन का स्तर बढ़ गया। 100 बार दिमाग तुम्हारा फ्लिकर करेगा ना। आज से 20 साल पहले किसी का दिमाग फ्लिकर नहीं करता था, वो मेंटली स्वस्थ होते थे, बट आज फ्लिकर कर रहा है। 100 बार फ्लिकर करेगा माइंड, तो 100 बार में आपका डोपामाइन का लेवल ऊपर चला गया। और जब किताब पे स्विच करोगे, किताब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो मज़ा ऑलरेडी आप ले चुके हैं। वो डोपामिन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि किताब पढ़ोगे तो डोपामिन वो मिलेगा ही नहीं, तो फिर आपका जो रुचि है ना पढ़ाई के प्रति, वो कम हो जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करना, लिमिटेड। अगर आप मोबाइल के कीड़े हो, मोबाइल दिन भर देख रहे हो, और आपने ख्वाबों ख्यालों में एक दुनिया बसा रखी है कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा नहीं होने जा रहा है, लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं बनोगे। ये श्राप लग गया आपको, राहु ने श्राप दे दिया कि जाओ नहीं बनोगे तुम। सबकॉन्शियस ब्रेन को स्ट्रांग करो, और इसके लिए आपका इमोशनल फूड बहुत अच्छा होना चाहिए। इमोशनल फूड का मतलब आप जो फीडिंग कर रहे हो दिमाग में ना, वो सब हेल्दी होना चाहिए। किताब अच्छी पढ़ो, अच्छे विचार सुनो, अच्छे विचारों से ही तो सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। जब तक अच्छे विचार नहीं उत्पन्न होंगे तब तक शरीर काम नहीं करेगा आपका ठीक से। एंड फाइनली थर्ड हाउस इज अबाउट टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में दोनों चीज आएगा, रिटन एंड ओरल। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के लिए खूब रीडिंग करो। कहीं कुछ पढ़ रहे हो नॉवेल में, या कहीं कहानी में कोई एक लाइन ही आपको पसंद आ गई, उस लाइन को नोट कर लो, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। कहीं अखबार में कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो, उसको आपको बहुत पसंद आ गया, पूरा पैराग्राफ ही पसंद, पूरा पैराग्राफ लिख लो, एक डायरी मेंटेन करो। अच्छे से जो शब्द हैं हिंदी और इंग्लिश के, लगे कि यार इतना अच्छा शब्द है कि इसको हम बोलते समय प्रयोग करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसको नोट डाउन करो। 1 साल तक मेहनत कर लो। इस तरीके से देखो तुम्हारा रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों का रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, आंसर राइटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट वो ओरल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। तो ओरल पे ज़्यादा ध्यान दो। आप शब्द को अपने जीभ पे आदत डालो बोलने के लिए। जो शब्द सीख रहे हो ना, उस शब्द को जीभ पे सेंटेंस में डालो। जब आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा तो रिटन ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। मैंने नहीं देखा कि किसी का ओरल खराब हो और रिटन उसका, मतलब ओरल अच्छा हो और रिटन खराब हो, मैंने नहीं देखा। यदि ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो रिटन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम कम्युनिकेशन का है। पढ़ रहे हो किताब और आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब आपका इंट्रा कम्युनिकेशन खराब है। आप और किताब के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, किताब ने जो कहा आपने कुछ और समझ लिया। अब बहुत ऐसे लोगों का मैं कंसल्टेशन दिया हूँ, इतनी स्थिति खराब है, ख्वाबों ख्यालों में तो ये बचा हुआ है कि हम आईएएस बनेंगे, बट वो एक लेखपाल और चपरासी के लेवल की भी तैयारी नहीं है। बुरा लग रहा है मुझे बहुत। कोई सवाल पूछ दो, इसका कारण क्या है, हाँ इस डेट को हुआ था। डेट और ये सब इवेंट मत पढ़ो भाई हिस्ट्री में। चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था, अब चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था तो ये याद है कि कब हुआ था, बट क्यों हुआ था उसके पूरे पीछे का बैकग्राउंड ये नहीं पता है। गांधी जी भारत में कब आए ये मालूम है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांधी जी के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनकी फ़िलॉसफी क्या है, ये जानना ज़रूरी है। जब तक उनकी फ़िलॉसफी नहीं पढ़ोगे तब तक गांधी के बारे में नहीं जान सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो खेड़ा कब हुआ था और बाकी जो भी उनके लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कब हुआ था, ये नहीं ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी पूरी जीवन पढ़ो, पहले उनकी फ़िलॉसफी पढ़ो। जब जब गांधी फेल हुए हैं, गांधीयन मूवमेंट फेल हुआ, तब तक वो कंस्ट्रक्टिव वर्क किए हैं। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये थर्ड हाउस इंप्रूव नहीं होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास कर रही हैं, ये सवाल पूछ लिया है यूपीएससी ने, किस किस कंट्री से पास कर रही हैं। बट आपकी तैयारी खोज खोज के करनी चाहिए कि अब तो ये पूछ लिया, यूपीएससी दोबारा पूछेगा नहीं। अब ये पढ़ना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से नदियों से पास कर रही है, कौन कौन से माउंटेन रेंज से पास कर रही है, या ऐसे रीजन से पास करिए जहाँ का ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, या
सहारा के किस रीजन से पास कर रही है जहां की डेंसिटी कम है। ओके, तो इस तरीके से आपको खोज खोज करके ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल वेजिटेशन जहाँ से अगर ये दोनों लाइन पास कर रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन, तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पैटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ये इस तरीके की वैरायटी को डेवलप करिए अपने अंदर, इंट्रा कम्युनिकेशन डेवलप करिए, और इस तरीके की जब चीज़ों को तर्क वितर्क ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तब जा करके आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा। ओके, अब बात करते हैं इंप्रूव एंड अंडरस्टैंड सिक्स्थ हाउस। छठे भाव को समझिए, छठे भाव को इंप्रूव करिए और इसको समझिए कि है क्या। यहीं पे सारा रहस्य है, छठे भाव, यहीं पे सारे ग्रह फंसते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं निकलता है, आपका मेंस नहीं निकलता। अब रोते हो कि यार क्यों नहीं निकल रहा। आप समझो पहले इस भाव को, ये क्यों नहीं निकलने दे रहा है, वो क्यों ट्रैप किया हुआ आपको। देखो, छठा भाव जो होता है ना, वह रोग है, इसको रिपू बोलते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज, मुकदमा, लिटिगेशंस, एट द सेम टाइम हाउस ऑफ कंपटीशन। हाउस ऑफ कंपटीशन भी है, गवर्नमेंट जॉब भी यहीं से लगती है, छठे भाव से, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए मैंने छठे भाव को फोकस किया। अब देखो, ये सारी की सारी चीज नेगेटिव है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये पॉजिटिव चीज है। अब मान के चलिए कि छठा भाव में यहाँ पे सपोज 9 लिखा हुआ है, तो इसका स्वामी हो गया जुपिटर, सैजिटेरियस असेंडेंट हो गया, और इसका जो स्वामी होता है जुपिटर। जुपिटर बैठ गया कहाँ पे, छठे भाव में। अब मेरे पास कुंडली आएगी, मैं कहूँगा नहीं बनोगे आईएएस, ये रीज़न है। तो रीज़न को एड्रेस करो, उसको सुधारो, तो बन भी सकते हो। क्योंकि 100% एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती है, 90% वर्क करती है। 10% वो उनके हाथ में है जो कि पराक्रमी हैं, धैर्यवान हैं, सूझवान हैं, ज्ञानवान हैं, वो दुनिया बदल सकते हैं। क्योंकि इसी धरती पर प्रभु जन्म लेते हैं, नारायण अवतार लेते हैं, श्री हरि विष्णु, और इसी धरती के कोख का चयन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यही पंच तत्व का सहारा लेके जन्म ले रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते कि पंच तत्व स्ट्रांग नहीं है या शरीर यहाँ का स्ट्रांग नहीं है, जब इसी के शरीर को धारण करके वह रावण को हरा सकते हैं, कंस को मार सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह शरीर स्ट्रांग नहीं है। उस शरीर को समझो, पहले अपने आत्मा को प्योर करो, उस सबकॉन्शियस को प्योर करो। वो जो चेतना का स्तर है ना, उस स्तर को बदलो। रोग फंस, कौन सा रोग होगा, जुपिटर आएगा तो यहाँ पे आपका फैट बढ़ेगा। छठे भाव में अगर बृहस्पति आ गया, मोटे हो जाओगे। तो मोटे होने से कोई दिक्कत नहीं है तुमको, ऐसा नहीं कि तुम आईएएस नहीं बन पाओगे, बट ये ऋण है ना, इसको समझो। अब ऋण क्या है, अब वो सिर्फ जिम्मेदार पैसे रुपये का ऋण नहीं होता है। मालूम चला कि तैयारी कर रहे हो और चले गए बुआ के हैं, मामा के हैं, और वहाँ पे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उसको फिल करवाने में आप लगे हो, समाज सेवा कर रहे हो। अरे भाई, पहले बन तो जाओ, फिर समाज सेवा करना। लेकिन आप जो ऋण, जो कार्मिक डेब्ट है पास्ट लाइफ को, उसको पूरा कर रहे हो, भूल जाओ उसको अभी फिलहाल के लिए। जब बन जाना तो अच्छे से ऋण का अदायगी कर देना। शत्रुओं से भिड़ गए, बिना मतलब का बोल रहे हो, वाणी पे कंट्रोल नहीं है। चाय पीने गए, वहाँ पे चेचन्या और लादेन पे डिस्कशन चल रहा है, और लादेन के आप फेवरेट हो, लादेन के लिए आप लड़ गए किसी चाय वाले से या किसी और से, अभ्यर्थी से। लादेन को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और आप उस समय में लादेन के भक्त हो, और ज्ञान बखेरने लगे, ज्ञान बुरा वहाँ पर देने लगे, तो भिड़ोगे तो क्या हुआ, शत्रु बढ़ाओगे, तो आपका मन खराब होगा। जब आप किसी को गलत बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, तो मन खराब होगा। मन खराब होगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ और करने का मन करेगा। लड़ोगे तो क्या होगा, मुकदमा भी होगा, मुकदमा भी पंजीकृत हो सकता है। और वहीं पे 12वां भाव क्या है, जेल यात्रा है। तो 12वां भाव इसके हिसाब से तो 12 नहीं होगा, इसके हिसाब से अगर सैजिटेरियस असेंडेंट हो तो यहाँ पे 8 हो गया।
क्योंकि छठे भाव का जो भी रिजल्ट होता है, जो भी समाधान होता है, वो 12वें मिलता है। 12वां जेल है। इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी तो 12वां भाव आपका मोक्ष है। लेकिन इसमें जो देखा जाए, ये रोग है, इसको हम बोलते हैं षड रिपु। रोग को रिपु बोलते हैं संस्कृत में। तो षड रिपु, षड रिपु, 6 बीमारियां। 6 बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इसमें भी जो सबसे जो खतरनाक होती है, इस पे आप कंट्रोल कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, छठा भाव इंप्रूव हो जाएगा। कौन सा? अहंकार और क्रोध। मन की जो 6 बीमारियां हैं, दरअसल ये सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर में, वो जैसे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर चिप डाल दिया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया, ब्रेन हो गया। और ऊपर जो राशियां और जो ब्रह्मांड में राशियां और नक्षत्र हैं, वो वहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि इसको अहंकारी बना दो, इसको बीमार कर दो, इसको रोगी बना दो, इसको जो लस्टफुल बना दो, ताकि वो पास्ट लाइफ जो कर्मा को भोग सके। इसको आप बदल सकते हो, क्योंकि यह संचित कर्म है, पेंडिंग कर्मा है। इसको आप चेंज कर सकते हो। आपके पास फ्री विल है यहाँ पे बदलने का, साधना मार्ग से। अहंकार को आप डाउन कीजिए तो ज्ञान बढ़ेगा। क्रोध को डाउन कर दीजिए तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। तो जैसे आप इसको डाउन करें, तो छठवें भाव के जो भी कारकत्व है, जो नेगेटिव कारकत्व है, उसको डाउन कर देंगे और हाउस ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो वाला फार्मूला लगाई ना कि जैसे A इंटू बी इजक्वल टू कॉन्स्टेंट। सपोज ये फार्मूला है फिजिक्स का, मतलब A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है। मान के चलिए कि A 4 है और 6 है, तो ये क्या हो गया, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 3 करोगे, ये भी 24 आएगा। मतलब कि आप इसको बढ़ा रहे हो तो इसको कम कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट 24 ही आ रहा है। इसका यह मतलब हो गया कि अगर आपने अहंकार और ज्ञान इंटू अहंकार इंटू ज्ञान इक्वल टू कांस्टेंट, ये फार्मूला है। तो आप अहंकार को डाउन करोगे ना तो ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अहंकार डाउन करेंगे तो क्या होगा? अपने अंदर कमियां दिखेंगी ना आपको, यार मेरे से गलती कहाँ हो रही है। जब तक अगर आप प्रीलिम्स, आपका 5 प्रीलिम्स नहीं निकला और हर प्रीलिम्स में आपके 2-2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। भले ही नहीं हो रहा प्रीलिम्स आपका, हर प्रीलिम्स में आपके 4 नंबर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप सही दिशा में हो। आप घबराओ मत, हो जाएगा आपका। अहंकार जितना डाउन होगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, और अहंकार जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्ञान कम होगा। अहंकारी व्यक्ति ना, वो दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है, अपना ज्ञान बखेरता है, अपनी बात सुनाता है दूसरे को। दूसरे की जब सुनाने की बारी आएगी तो उसको चुप करा देगा, रहने दो, अब मत सुनाओ मुझे। तो ये पूरे फंडे हैं छठे भाव के। और जहां आप ये सब किए, ज्ञान बढ़ेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हाउस ऑफ कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, वहां से रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तीसरा नंबर पुरुष सुक्तम। पुरुष सुक्तम क्या है? यह ऋग्वेद का मंत्र है, 10वें मंडल का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है। ये गुरु को स्ट्रांग करता है। किसको? जुपिटर। जुपिटर को स्ट्रांग करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि विष्णु सहस्त्रनाम गुरु को बहुत स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। चूंकि कल गुरु पूर्णिमा है, तो कल से आप पढ़ेंगे तभी लाभ होगा। पुरुष सुक्तम का अगर जाप करना है, एक जाप दिन भर में 1 या मैक्सिमम 21 बार कर सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट है। उसको पढ़ने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दिन पहले से। आज प्रैक्टिस कर लीजिए, कल पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत पावरफुल है पुरुषोत्तम, गुरु को स्ट्रांग करने के लिए। मतलब इसमें यह है कि पुरुष मतलब होता है ना, पुरुष सुक्तम। पुरुष का मतलब पुरुष नहीं होता, मेल नहीं होता। आप ये मत समझ लो कि ये बिल्कुल फीमेल के खिलाफ है, जो मतलब कि
जो नारीवाद के जो बड़े बड़े वो पैरोकार होते हैं उनके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं। पुरुष का मतलब होता है, पुरुष ये इसका मतलब है एक सुपर कॉन्शियस या कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कॉस्मिक एनर्जी। इसमें शायद 16 श्लोक हैं पुरुष सूक्तम में, और ये गुरु के लिए अल्टीमेट है, लेकिन कल से ही काम करेगा। कल से अगर पढ़ना जो स्टार्ट कर दिया तो पुरुष सूक्तम में वो बताया गया है कि ऐसे पुरुष की बात की गई है जो कि बताता है कि उसके असंख्य सिर हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत सिर है, अनंत दृष्टियां हैं। अब वो बताया कि जो हम इस धरती पे है ना, इस धरती पे जो हम देख रहे हैं, हम जो हैं वो हम एक्चुअल में उन्हीं के वो दृष्टि है। वो विष्णु की कल्पना की गई है दरअसल इस सुक्तम में। जो ऐसे पुरुष की जो बात की गई वो दरअसल श्री हरि विष्णु हैं। तो कहा गया है कि श्री हरि विष्णु के 1000 आँख हैं। मतलब वो इस धरती पे जो आँख है ना, जो हम देख रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं की दृष्टि है। वो चुपचाप तो मज़े में बैठे हुए हैं क्षीर सागर में, आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वो रिमोट कंट्रोल से ऑन कर दिए सॉफ्टवेयर, और हमारे यहाँ की जो हम देख रहे हैं, यहाँ के ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो दरअसल वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम जो हाथ से कोई कृत्य कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब वो सारा खेल वही रचे हैं। इसी के बारे में बात की गई है, और बहुत बहुत महिमा है। मतलब पूरा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट जो कंसेप्ट है, आज जो रिसेंटली बात की जा रही है कि आपके यहाँ जो ये पार्टिकल अगर क्लॉक वाइज में अगर डायरेक्शन उसका अगर मूवमेंट है तो किसी और यूनिवर्स में एंटी क्लॉक हो जाएगा, सेम पैटर्न पे, सेम इवेंट, मतलब सेम टाइम पे। तो पूरी क्वांटम फिजिक्स जो है वो वहीं से डिराइव हुआ है, पुरुष सूक्तम से। उसके बहुत अनेकों भाष्य हैं, अगर आप उसको इंटरनेट में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसका जो जाप करना है, चूँकि अलग अलग पब्लिकेशन में थोड़ी बहुत विसंगतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसको देखते हुए मैं जो है एक अपने टेलीग्राम में इसको हम अपलोड कर देते हैं। आप टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम वहाँ पे खोज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड इसमें कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो पुरुष सूक्तम का जाप जो है कल से स्टार्ट करिए। मिनिमम जो है 1 बार, और अधिकतम बहुत पढ़ने का मन कर रहा हो तो 21 बार। परंतु जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं उसको इसको मर्ज कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको भी एक बार उसमें ऐड कर लीजिए। पहले विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, उसके बाद पुरुष सूक्तम पढ़िए। बहुत पावरफुल है गुरु के लिए, 100% वर्क करेगा। एकदम चेतना बदल जाएगी आपकी पूरी तरीके से। चौथा, अनुलोम विलोम प्राणायाम 30 मिनट करिए, ठीक है। कैसे काम करेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम? अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके 3rd हाउस को इंप्रूव करेगा, साथ साथ में 6ठे भाव को इंप्रूव करेगा। कैसे काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम? 30 मिनट क्यों करिए, इसका भी रहस्य है। देखिए 10 मिनट पहले करिए, पहले मैं बता देता हूँ कैसे करना, उसके बाद इसका रहस्य बताऊंगा कि कैसे काम करता है। 10 मिनट करिए पहले लगातार, फिर 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 10 मिनट करिए, फिर 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 10 मिनट करिए। हो गया 30 मिनट। अब चूंकि अनुलोम विलोम सिर्फ सांस का खेल है, सिर्फ सांस आप ले रहे हो छोड़ रहे हो, बट ये अनुलोम विलोम नहीं है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। आप देखो इतने सारे सेल्स रोज बन रहे हैं, मर रहे हैं, रीजनरेट भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, बट रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत स्लो जब हो जाती हो तो आपकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। और जब प्राणायाम करते हो ना अनुलोम विलोम, तो नॉर्मल जो श्वास लेते हैं उससे लगभग 500 गुना ज़्यादा श्वास लेते हो। 200 टाइम्स से लेकर के 500 टाइम्स तक ज़्यादा सांस लेते हो। तो वो सेल्स भी, मरे हुए सेल्स भी जीवित हो जाते हैं जो बिल्कुल मृत अवस्था में हैं। वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्राप्त करते हैं और जिंदा हो जाते हैं, और वहाँ तक सांस पहुँचती है जहाँ तक नॉर्मल सांस में नहीं पहुँच पाती है। तो इससे पूरा आपका जो शक्ति है ना बढ़ती है। खाना नहीं खाओगे 10 दिन, उससे मर नहीं जाओगे, बट 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सांस रोक लो तो मर जाओगे आप। तो सांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। और इसका करने का प्रक्रिया क्या है? जब आप राइट हैंड से आप जब बायां नासिका को, दाहिना नासिका को दबा करके बायां नासिका से लेते हो सांस, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं।
बाह्य नासिका से जब सांस लोगे तो एकदम मध्यम गति से सांस लेना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, मध्यम रेट से सांस लीजिए। पूरा फेफड़ा में सांस भरिए और भरते समय यह विचार करिए कि जब आप सांस ले रहे हो तो पूरी ब्रह्मांड की जो सकारात्मक शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उस सांस के द्वारा। और सांस की शुरुआत से लेकर अंत तक यह विचार रहना चाहिए, विचार एकदम शून्य नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सांस का और विचार का तारतम्यता आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एकदम पैरेलली। सांस जैसे शुरू कर रहे हो और लेते समय पूरा वो विचार रहना कि बस आ रही है, अंदर आ रही है, सारी एनर्जी आ रही है। और फिर बायां नासिका जब दबा करके, प्रेस करके, जब दाहिने नासिका से श्वास छोड़ते हो तो छोड़ते समय भी यह विचार होना चाहिए और मध्यम गति से ही सांस छोड़नी है कि सारी नेगेटिविटी जो अंदर की है और बीमारियां हैं शरीर की, वो बाहर जा रही हैं। और फिर अगेन उसी नासिका से, दाहिने नासिका से आपको श्वास भरना भी है फेफड़ा में, तो वही लेते समय पॉजिटिव एनर्जी का विचार होना चाहिए। इसी को एकदम लगातार 10 मिनट तक घड़ी देख करके करिए। और यह विचार लेके करेंगे तो 10 मिनट कर लेंगे, क्योंकि 4 घंटा बोलना आसान काम है, लेकिन 10 मिनट आंख बंद करके चुपचाप रहना डिफिकल्ट काम है। और ये जो कर लिया, मन को जो जीत लिया, वो पूरा संसार को जीत लिया। क्योंकि युद्ध में आप हजारों लोगों को मार सकते हो, लाखों लोगों को मार सकते हो, रक्तपात कर सकते हो, खून बहा सकते हो, ठीक है, योद्धाओं को परास्त कर सकते हो, जीत सकते हो, युद्ध जीत सकते हो, परंतु मन को जीतना सरल कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। मन को जिसने जीत लिया वही सिकंदर है, जिसने मन को हरा दिया, मतलब मन की जो बुराइयां उसको हरा दिया और अब उस पर विजय प्राप्त कर लिया, सबसे बड़ा वही जितेंद्रिय है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को 30 मिनट का इसमें खुराक में शामिल करिए और डू प्रैक्टिस सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऐसा, इस पर कभी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यह एक ऐसा विद्या है, ऐसा प्रयोग है, इसको अगर आप करते हैं अखंड ब्रह्मचर्य तैयारी के दौरान, तो ये ऊपर की जो सारी 4 चीज़ें बेकार हैं इसके आगे, लेकिन इन चारों चीज़ों के अलावा अगर ये कर रहे हो तो बेस्ट है। इससे आप अपनी कुंडली भी बदल सकते हो, अपना जीवन भी बदल सकते हो, सारे ग्रहों को आप कैप्चर कर लोगे, कब्जा कर लोगे, रावण की तरह। रावण ने पूरा सबको बंधक बना दिया था। बहुत पावरफुल। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपका शुक्र धातु, साथ साथ में शुक्र भी मजबूत होगा ग्रह, साथ साथ गुरु, ये दोनों गुरु अगर आपके लाइफ में आ जाएं तो हर चीज़ मिल सकता है। ब्रह्मचर्य से आपका शुक्र भी स्ट्रांग होगा, गुरु भी स्ट्रांग होगा। और वो सब तैयारी के दौरान ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर बिल्कुल नहीं, वो बाबू सोना दिन रात को करते रहते हो ना, ये नहीं है। ये सब करोगे तो फिर आपके लिए एग्जाम थोड़ी है, ये बिल्कुल भी नहीं है, नहीं निकलेगा। आप कोई अपवाद हो गया तो अलग बात है, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। शादी कर लो ना, जो पसंद कर रहे हो किसी को तो शादी कर लो, शादी करने के बाद तैयारी करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट वो कह रहे हो रात दिन बतिया रहे हो, खूब फ़ोन पे लगे हो, महिमा बरस रही है तुम लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर, और चाह रहे हो कि हम फिर फोड़ डालेंगे, तो नहीं होगा, ऐसा असंभव है। ब्रह्मचर्य का पालन अखंड ये कर लेते हो ना, तब तो फिर सारे ग्रह तुम्हारे पास आ करके प्रणाम करेंगे, कदमों में झुक जाएंगे सब, कब कब्जा कर लोगे तुम। ठीक है, ये सब मैं बहकावे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको बहका नहीं रहा हूँ, ये सब सत्य है, ऐसे प्रमाण है। ब्रह्मचर्य की ताकत थी, भीष्म पितामह किसी से नहीं हारे। साक्षात विष्णु के अवतार परशुराम, गुरु परशुराम को भी हारना पड़ा, पीछे जाना पड़ा, इसीलिए तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। तो ये सब प्रमाण है। आप विवेकानंद जी देख लो, गजब की मेमोरी शक्ति, वो ब्रह्मचर्य का परिणाम था। एक बार कोई पढ़ लेते, कोई भी चीज़ पढ़ लेते थे तो उनको भूलता नहीं था, पृष्ठ संख्या याद रहता था उनको। तो वो अपने जितने भी वक्तव्य है, उनकी जितने भी लेख है, किताब है, ये सब रहस्य बताए थे, ये सब ब्रह्मचर्य शक्ति है। इसको जो है आप बिल्कुल एक्टिवेट करिए
ये जो 5 उपाय है बहुत शोध करने के बाद बना है। अगर आपने इन सारे उपायों को अक्षरशः पालन कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा और आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न कभी मतलब देखा हो ना कि पूछा जाता है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है वो है, मुझे बताइए मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं। अरे यार ऐसे मत पूछा करो कुछ भी। इतना टाइम नहीं है कि मैं देख करके पूरा गणित करके बताऊं, मेरे पास टाइम थोड़ी। या तो प्राइवेट कंसल्टेशन ले लो, या तो नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं कोई बात नहीं, मैं फ्री में भी सेवा करता हूँ। तो लिख दो पूरा प्लेनेटरी पोजीशन अपने कमेंट सेक्शन में कि ये जो इस लग्न कुंडली है, राशि ये है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं ये डिग्री वाइज बलाबल ये है और कौन कौन से हाउसेस में है, महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। ये इतना लिख दोगे तो मैं वहीं पे प्रेडिक्शन कर डालूंगा। लेकिन आप मेहनत करवाना चाहते हो मेरे से पूरा, तो ऐसे नहीं होता है ना। कचुम्बर निकल जाता है पढ़ने में, पूरा मेहनत करने में। इतनी आसानी से कुंडली नहीं पढ़ी जाती है, दिमाग लगता है उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही और जल्दी ही मैं अगला वीडियो आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।